Hello all, welcome to session 2 of chemical kinetics. In this session we'll learn about factors affecting the rate of reaction, effect of concentration on the rate of the reaction, the order of the reaction, the units of the rate constant and molecularity of the reaction. हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला वाला फैक्टर होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। हमें पता है कि सारी रिएक्शंस जो है वो सेम रेट से नहीं होती, मतलब कुछ रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग बात करते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तो हमें पता है कि जो कोल है उसका बर्निंग का रेट और जो पेट्रोल है उसका बर्निंग का रेट, तो पेट्रोल का बर्निंग का जो रेट है वो कभी भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोल। द रीज़न इज दैट रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जनरली जो भी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्टेंट उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और हमको अभी ये पता चल गया कि भाई अलग अलग रिएक्टेंट्स के जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड्स तोड़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी लगेगी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे उनको कम एनर्जी लगेगी और इसीलिए वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। सो जो पहला फैक्टर है कि जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम दूसरे वाले फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर होना चाहिए कि जो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर सपोज हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट, और हम समझते हैं कि पहले यहाँ पे 10 नंबर ऑफ मोल्स है तो प्रोडक्ट जो है वो 0 है। थोड़ी देर के बाद में अगर सपोज रिएक्टेंट्स 4 बचते हैं तो प्रोडक्ट हो जाएंगे 6। अब हम अगर सपोज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, बाय यूजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो पहली बार में हमारे पास में 10 पार्टिकल्स थे जो जिनका आपस में कोलिशन होने वाला है। अब क्योंकि पार्टिकल्स पहले 10 थे और इसीलिए जो कोलिशन है ना, कोलिशन का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा होगी और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो कोलाइड करेंगे। लेकिन जब सेकेंड टाइम में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे 4 ही पार्टिकल है तो इनका रिएक्ट करने का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स टू से व्हाट कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे रिएक्टेंट साइड में तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा क्योंकि कोलिशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते हैं यानी कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होना चाहिए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मोर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। अभी तीसरा अगर फैक्टर हम लोग बात करें कि जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो दैट इज टेम्परेचर। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है। For most of the reactions, the rate of the reaction increases with increase in the temperature. फिर चाहे वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, लेकिन इनिशियली तो कोई भी अगर सपोज रिएक्शन रहेगा तो उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रहेगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स डू नॉट रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। जैसे हम लोग अगर सपोज देखें कि एक हमारे पास में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या हमारे पास में एक कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे दिस H1 इज ग्रेटर दैन H2, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे H1 इज लेस दैन H2, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। अब दोनों में ही आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर देते हैं या जब भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो होता क्या, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो उनका जो कोलिशन होगा वो इफेक्टिव होगा, जिसके कारण जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सो फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है।
यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम लोग फोर्थ वाला फैक्टर देखते हैं जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और ये फोर्थ वाला फैक्टर होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हम लोग कह रहे हैं अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन? चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है तो उनको मॉडरेट रेट पे लाने के लिए उनका रेट डिक्रीज करना पड़ेगा, जबकि कुछ रिएक्शन काफी स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या फिर और भी कोई दूसरा वाला प्रोसेस जो काफी स्लो हो रहा है, उसका स्पीड अगर सपोज बढ़ाना है तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी जनरली जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब और एक फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वो है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। हम ये फैक्टर तब यूज कर सकते हैं जब हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो सॉलिड्स होंगे। तो अगर सपोज हम लोग कहें कि हमारे पास में सॉलिड्स है ना, सॉलिड है जिसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और वही सॉलिड अगर सपोज हमारे पास में पाउडर्ड फॉर्म में है जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये जो पाउडर्ड फॉर्म है ये ज़्यादा आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। द रीज़न इज वाई, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया ज़्यादा, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं स्मॉलर द पार्टिकल साइज लार्जर विल बी द सरफेस एरिया एंड मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोफाउंडली हमारे पास में 5 फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स। अब इसमें सबसे पहला वाला फैक्टर हम लोग पढ़ना चाहेंगे जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो विल स्टडी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। The effect of concentration on the rate of the reaction was given by or was studied by using law of mass action. Now, according to law of mass action, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of concentrations of reactants raised to the power number of times these reactants appear in a balanced chemical equation. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हम लोग कोई एक रिएक्शन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी गिव्स प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन the rate of reaction R must be directly proportional to concentration of A to the power alpha into B to the power beta। क्यों? क्योंकि वो अल्फा टाइम्स और बीटा टाइम्स जो है वो रिएक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना। अल्फा टाइम्स ए है, बीटा टाइम्स बी है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़्ड टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स दे आर अपीयरिंग इनटू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी जितने बार वो इक्वेशन में आएगा उसको रेज़्ड टू द पावर, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन आर मस्ट बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू बी टू द पावर बीटा, जहाँ पे जो R है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, K जो है दैट इज रेट कांस्टेंट या उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, A और B कॉन्सेंट्रेशंस है A और B के, और रेस्ट ऑफ द पावर अल्फा और बीटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है जो कि आपको इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरीके से अगर सपोज हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये थ्योरेटिकल फिनोमेना है, यानी ये इक्वेशन जो आपने लिखा है उसके ऊपर बेस करता है, और इसका मतलब आपने जिस तरीके से इक्वेशन लिखा उस हिसाब से आपका रेट
इक्वेशन बनेगा या रेट लॉ ऑफ मास एक्शन होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन वैरी होगा अगर आपने तरीका जो है इक्वेशन लिखने का वो बदल दिया। जैसे कि अगर सपोज हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं कि ट्वाइस NH3 गैस गिव्स N2 gas plus thrice H2 gas. So according to law of mass action, अगर सपोज हम लोग कैलकुलेट करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। नाउ व्हाई दिस इज सो, क्योंकि उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 2। अब सेम इक्वेशन अगर सपोज इस तरीके से लिखा जाता है कि NH3 गैस gives half N2 gas plus 3/2 H2 गैस, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन R will be equals to K into concentration of NH3। तो इन दोनों में अगर सपोज देखिए फॉर द सेम रिएक्शन आपका सेम है, ओके। अब आपने इक्वेशन लिखने का तरीका बदल दिया, आपने पहले बार में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 2 था, अभी नहीं है, फाइन। तो आपका रेट जो है रिएक्शन का दैट इज बीइंग वैरिड। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर सपोज हम लोग थ्योरेटिकली जो लिख रहे हैं उसके हिसाब से रेट बदल जाए, सही है। और इसीलिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसका ये जो प्रॉब्लम था इसको ओवरकम करने के लिए एक नया वाला टर्म हम लोगों ने यूज किया और हमने कहा अभी रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ। So as to determine the rate of the reaction experimentally, हम law of mass action को use नहीं करते, हम use करते हैं rate law को। Now according to rate law, the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power active moles of reactants। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन का तो इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज अपीयरिंग इनटू द इक्वेशन। यहाँ हम कह रहे हैं एक्टिव मोल्स। एक्टिव मोल्स यानी वो मोल्स जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन alpha times A plus beta times B gives product। तो according to law of mass action rate equals to K into concentration of A to the power alpha इंटू बी टू द पावर बीटा। क्यों? क्योंकि अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसिडर करता है, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ rate of reaction R will be equals to K into concentration of A to the power A into B to the power B, जहाँ पे A and B are called active moles and A and B may or may not be equal to अल्फा एंड बीटा। यानी ए और बी ये जो एक्टिव मोल्स है उनका वैल्यू ये अल्फा और बीटा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके इतना हो भी सकता नहीं भी हो सकता। हम इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में क्या होगा अगर सपोज हम लोग बात करें तो रेट लॉ होना चाहिए R इक्वल्स टू
K into A to the power A, where A, small a is a active moles. तो अगर सपोज हम लोग A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल होता है, यानी 2R equals to K into 2A to the power A. Therefore, 2R equals to K into 2 to the power A into A to the power A. अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 का रेशियो लेते हैं. What you'll get, आपको मिलेगा R upon 2R will be equals to K into A to the power A upon K into 2 to the power A into A to the power A. अब इसके अंदर K कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, A to the power A और A to the power A भी कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या? बचेगा 1/2 will be equals to 1/2 to the power A. So 1/2 will be equals to 1/2 to the power A. Therefore A का वैल्यू होना चाहिए 1. यानी दो हम लोगों को जो रिएक्शन है उसके अंदर दिखाई दे रहा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, बट रेट इज नॉट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2, जैसा कि हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है, जबकि यहाँ पे रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1. क्यों? क्योंकि आज इसका एक्टिव मोल्स जो है दैट इज 1. So active moles may or may not be equals to the stoichiometric coefficient. और active moles वो moles हैं कि जिनके ऊपर actually experimentally rate of reaction depend करेगा. तो हम कभी भी कोई भी रिएक्शन के लिए अगर सपोज रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन हैज टू बी द थ्योरेटिकल फिनोमेना. रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम लोग निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पर पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. मतलब अगर सपोज एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी गिव्स प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है R equals to K into concentration of A to the power alpha into B to the power beta, but according to rate law R equals to K into A to the power A into B to the power B. So then order of reaction is A plus B and not equals to alpha plus beta. Alpha plus beta तो लॉ ऑफ मास एक्शन से है. रेट लॉ में जो आपको पावर्स दिखाई दे रहे हैं उसका सम शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मतलब अगर सपोज हम लोग ये जो रिएक्शन दिया हाइपोथेटिकल रिएक्शन, उसके लिए कह सकते हैं कि द रिएक्शन हैज ऑर्डर A in terms of reactant A, order B in terms of reactant B, and overall order should be equals to A plus B. तो इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्टिव मोल्स of
reactant. तो जब हम सम ऑफ एक्टिव मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कहते हैं, इसका मतलब हम लोग रेट लॉ की बात कर रहे हैं. तो ऑलवेज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्टिव मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. तो कोई भी अगर सपोज केमिकल इक्वेशन दिया होगा, उसके लिए जो रेट लॉ दिया है, वो रेट लॉ में जो एक्टिव मोल्स का सम है, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. Now the order of the reaction may be zero, negative, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल. अभी जीरो उनके लिए रहेगा अगर से लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यही जो हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन में हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा किया या बी का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट पे. इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ना तो रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड कर रहे हैं, ना ही बी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है उसका भी वैल्यू जीरो हो गया और स्मॉल बी जो है उसका भी वैल्यू जीरो हो गया. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो. नेगेटिव ऑर्डर तब हो सकता है जब अगर सपोज हम किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी नेगेटिव ऑर्डर हो गया. देयर कैन बी अ पॉजिटिव ऑर्डर. पॉजिटिव ऑर्डर तो हो ही सकता है बिकॉज ए प्लस बी है, और it can be fractional. Now depending upon the order of the reactions are classified as follows. Number 1, zero order reaction. यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो. हम लिखते हैं यहाँ पे द रिएक्शन इन विच ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हम जनरली याद रख सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives twice HCl gas in presence of UV radiations, ultraviolet rays. So इसके लिए rate of reaction R will be equals to K into concentration of H2 to the power 0 and Cl2 to the power 0. So what will be the overall order? Overall order zero plus zero, that is equals to zero. So generally जो photochemical reactions होती हैं वो photochemical reactions are जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होंगी? जिसके अंदर लाइट, यानी अगर सपोज फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शंस जिसके अंदर लाइट एनर्जी यूज होते हैं रिएक्शन को कैरी अप करने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए. कोई केमिकल रिएक्शन के लिए भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जो जीरो ऑर्डर है. एग्जांपल के तौर पे ट्वाइस NH3 गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, और उसको हीट करते हैं, गिव्स N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस, और उसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 0. तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया. वाई? बिकॉज उसका पावर जो है एक्टिव मोल्स है उसके कितने हैं? जीरो, क्योंकि हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं विच हैव बीन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली. सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होना चाहिए कि जिसमें जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल्स टू 1. एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज हम लोग H2O2 का डिकम्पोजिशन देखते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2 will give you H2O प्लस हाफ O2. तो इसके लिए रेट लॉ होता है R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2. अब इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब पावर कितना है? 1, and this has to be a first order reaction. एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, दिस न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल नेचुरल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, मतलब रेडियोएक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसी तरीके से ऐसा रिएक्शन जिसका ओवरऑल ऑर्डर जो है दैट इज 2, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. एग्जांपल के तौर पे हम अगर कंसीडर करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, हमने एसिटिक एसिड लिया और उसका रिएक्शन हमने इथील अल्कोहल के साथ में कर दिया, तो हम लोगों को ईस्टर मिलने वाला है.
that is CH3COO C2H5 plus मिलेगा H2O. Now according to the rate law R equals, अब ये rate law जो है वो experimental phenomena हमने experimentally find out किया हुआ है. R equals to concentration of CH3COOH into concentration of C2H5OH. इसका मतलब जो हमारा रेट है that depends upon the concentration of CH3COH as well as concentration of C2H5OH. तो reaction is first order in terms of CH3COH and first order in terms of C2H5OH, क्योंकि दोनों के पावर 1 1 दिखाई दे रहे हैं रेट लॉ में. Therefore overall order of reaction is 1 plus 1 and that is equals to 2. So this is an example of second order reaction. Similarly, अगर suppose हम लोग fractional order reaction की बात करें तो the reaction in which overall order of the reaction is fraction, यानी जिसका order जो है वो fraction में आएगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर suppose हम लोग decomposition की बात करें बेटा CH3CHO की, तो ये जो CH3CHO का डिकम्पोजिशन करते हैं हम लोग इनटू मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड, तो इसके लिए रेट इक्वेशन होता है R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO रेस्ट टू द पावर 3/2, यानी इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2. तो देखिए मतलब ये थ्योरेटिकल तो है नहीं, देखा जाए तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसके क्यूब का स्क्वायर रूट 3/2 है ना, उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2, which shows that this is a fractional order reaction. अभी हमें ये समझ में आता है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो थ्योरेटिकल था, जो रेट लॉ है दैट इज एक्सपेरिमेंटल. लेकिन अगर सपोज वो एक्सपेरिमेंटल है तो हमें इक्वेशन देने के बाद में हम लोग कैसे बताएं कि व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो जनरली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो यूनिट्स जो है रेट कांस्टेंट के, हम उसके ऊपर से ये पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का. जैसे अगर सपोज हम लोग बात करें, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर एक रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा. लेट अस स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट लॉ है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है दैट इज R इक्वल्स टू K इंटू A⁻0. इसका मतलब है कि R विल बी इक्वल्स टू K, यानी जो यूनिट्स रेट के होने चाहिए वही यूनिट रेट कांस्टेंट के होने चाहिए, और जो यूनिट्स हैं रेट के वो होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसीलिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होना चाहिए must be equals to mole per liter per second. Now if we just calculate for first order reaction, so for first order reaction रेट लॉ होना चाहिए R equals to K into concentration of A⁻1. That means K will be equals to R upon A. अब R का यूनिट्स होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर. तो जो कॉमन टर्म्स है उनको कैंसिल करते हैं, मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स कैंसिल, तो यूनिट बचना चाहिए इसका सेकेंड इनवर्स. So unit of rate constant will be second inverse for first order reaction. अब यही हम अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ होना चाहिए
R equals to K into concentration of A का square. So this will be a second order reaction. तो K will be equals to R upon A to the power 2. R का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर यानी मोल पर लीटर का स्क्वायर which will be equals to mole per liter per second divided by mole to the power 2 liter to the power minus 2. अब ये मोल टू द पावर 2 जो है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो -2 होगा और लीटर टू द पावर -2 जो है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो व्हाट विल बी योर यूनिट? दिस विल बी गिविंग यू मोल टू द पावर -1 लीटर टू द पावर 1 ऑन सेकेंड इनवर्स. पर अगर सपोज हम लोग ऐसा हर एक ऑर्डर के लिए करने लगे तो काफ़ी दिक्कत सी हो जाएगी, काफ़ी कम्बरसम रहेगा, वो टाइम कंज्यूम करेगा. तो इसीलिए एक हम लोग जनरल निकालते फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. सो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ R equals to K into concentration of A to the power n. Therefore, K will be equals to R upon A to the power n. R का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर नाउ टू द पावर n. So that will be equals to mole per liter per second divided by mole to the power n and liter to the power minus n. अब मोल टू द पावर n डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो मोल टू द पावर -n होगा और लीटर टू द पावर -n है ऊपर जाएगा तो लीटर टू द पावर +n होगा. यानी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन? इट विल बी इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 - n. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मोल टू द पावर 1 न्यूमरेटर में था, नीचे से मोल टू द पावर n ऊपर गया तो मोल टू द पावर -n हो गया. सो मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर नीचे वाला -n ऊपर जाएगा +n हो जाएगा -1 n - 1 सेकेंड इनवर्स. सो वी से इन जनरल फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट must be mole to the power 1 - n liter to the power n - 1 on second inverse. Now let's say for example हमको बोला कि फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन दिया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट? फोर्थ ऑर्डर अगर सपोज दिया हुआ है सो इसका मतलब मोल टू द पावर 1 - 4 liter to the power 4 - 1 on second to the power -1. So the unit should be equals to mole to the power -3 liter to the power 3 second inverse. In fact हम लोग ये जो पावर्स है उससे भी पता लगा सकते हैं. -3 है तो डेफिनेटली ऑर्डर 4 था, -2 होगा तो ऑर्डर पक्का 3 था, -1 है पक्का ऑर्डर जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 और अगर 0 है मोल टू द पावर तो इसका मतलब ऑर्डर जो है दैट इज 1. सो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. सो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर कि भाई यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स आर मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 and second to the power -1 for nth order reaction. That's all in this session. Thanks for watching. Please subscribe to the channel to get more videos like this on chemical kinetics and lots of your chapters from 11th and 12th standard.